आप लोग देखते हैं कि डेली शाम के 6 बजे आपके साथ मैं जुड़ता हूं एक मॉक टेस्ट लेकर। और इस मॉक टेस्ट में आपके वो क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं जो आपके यूपीएससी यानी कि आईएएस सिविल सर्विस और आपके स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। और उन्हीं जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो इन क्वेश्चंस का, इन प्रश्नों का पैटर्न भी उसी तरह का रखा जाता है। और आप देखते हैं कि जीके जीएस जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है उसके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, चाहे आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी भी क्यों ना कर रहे हों। तो अभी तक हम लोग 6 टेस्ट खत्म कर चुके हैं और इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दी गई है। पहले आप लोग पीडीएफ डाउनलोड किया करिएगा, फिर इनके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश किया करिएगा और अपना स्कोर कार्ड मुझे बताया करिएगा। फिर आप लोग इस क्लास को देखा करिएगा और अपने मिलाया करिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है। ये आपको करना है और जितने अधिक से अधिक हो सकते हैं मॉक टेस्ट आप लोग देखिए और एनसीईआरटी किताबें आप लोग समय से पहले कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो 7वें टेस्ट का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरह से आपको सही जोड़ियां बनानी है। ये आप देखते हैं जीवों के नाम हो गए सूची 1 में, और सूची 2 में आप देख रहे हैं कि स्थिति हो गई है। क्या हो गई? स्थिति हो गई। तो ड्यूगोंग, ड्यूगोंग ये आप देखें वी यू स्थिति में है। चिंकारा ये आप देखते हैं कि एलसी स्थिति में है। काला हिरन ये आप देखते हैं एनटी स्थिति में है। पेंगोलिन ए ई एन स्थिति में है। ड्यूगोंग यह समुद्री घास खाने वाला शाकाहारी जानवर है और मानव अधिवास के कारण समुद्री घास की कमी और रासायनिक प्रदूषण और तेल व मांस के लिए इनका शिकार किया जाना आदि इनकी संख्या में कमी के मुख्य कारण है। और इसीलिए आप देखेंगे ड्यूगोंग को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया। किसमें? संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। किसे? ड्यूगोंग को। फिर आप देखेंगे कि चिंकारा की बात करें तो सबसे छोटा एशियाई मृग है। ये बिना पानी के भी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और इसे बहुत कम संकट श्रेणी में रखा गया है, एलसी, यानी कि बहुत कम श्रेणी में रखा गया है। और काला हिरन यह आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है। और आप देखते हैं कि सलमान खान को इसी के हिरन के शिकार के लिए आप देखते हैं सजा का सामना भी करना पड़ा था। इसे संकट के नजदीक की श्रेणी में रखा गया है, एंटी श्रेणी में। पेंगोलिन ये प्राय रात में सक्रिय होते हैं और मांस, चमड़ा व दवाई के लिए इनका तेजी से शिकार किया जाता है, जिसके कारण इनकी संख्या में तेजी से कमी आई है, यानी कि ह्रास हुआ है। और बांग्लादेश में लगभग ये विलुप्त हो चुके हैं। और IUCN के अनुसार इन्हें संकटग्रस्त EN की श्रेणी में रखा गया है। तो IUCN क्या है? द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना आप देखेंगे 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इसमें क्या ऑप्शन लगाओगे आप लोग? A2 से मेल खा रहा है, B1 से, C4 से, D3 से। तो बताइए, A गलत है, B गलत है, C ठीक है। A2 से खा रहा है, B1 से खा रहा है, C4 से और D3 से। तो इसमें आप लोग C ऑप्शन लगा देंगे। क्या लगा दोगे? C ऑप्शन लगा दोगे। और आप लोगों से यहां फिर बोल रहा हूं कि जब OMR सीट में आप लोग गोला भरते हैं ना, आप अपनी जानकारी भरते हैं ना, तो बड़े ध्यानपूर्वक उसे पढ़कर भरा करिएगा, क्योंकि उसमें गलती अगर हो जाती है तो फिर सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। तो 2-2 बार, 3-3 बार देख लिया करिएगा कि आप सही गोला भर रहे हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। इसमें C ऑप्शन लगा देंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से लाल पांडा के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहां है? उत्तर पश्चिमी भारत के रेतीले मरुस्थल में, B कह रहा है जम्मू कश्मीर के उच्चतर हिमालय क्षेत्र में, C कह रहा है सिक्किम, असम व उत्तरी अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में, और D कह रहा है पश्चिमी घाट में। तो ये तो मुझे लगता है कि आपको मालूम होगा कि सिक्किम, असम व उत्तरी अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। लाल पांडा भारत के सिक्किम, असम व उत्तरी अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। भारत के अलावा ये उत्तरी म्यांमार, चीन और नेपाल के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं। IUCN की रेड डाटा बुक में इन्हें संकटग्रस्त सूची में रखा गया है। ये अपना अधिकांश भोजन बांस के वृक्ष से प्राप्त करते हैं। पिछली क्लास में भी आप देखते हैं कि इसे शामिल किया गया था इस क्वेश्चन को। ये आप देखिए, आपका क्या है? सिक्किम हो गया, ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश आपको देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 कथन दिए गए। कितने? 4 कथन दिए गए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है पूछ रहा है आपसे। बताइए। इस लाइन को भी बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा करिएगा। यहां अगर आप देखते लिखा होता कि सही है तो इसका आंसर अलग होता। यहां पूछ रहा है कि सही नहीं है तो इसका आंसर अलग होगा। हरित रेखांकन राष्ट्रीय आय के आकलन की एक ऐसी विधि है जिसमें राष्ट्रीय उत्पादन की अभिवृद्धि में प्रयुक्त हुई प्रकृति प्रदत्त संसाधनों की अपचय लागतों को राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ा जाता है। दूसरा कह रहा है कि कार्बन फुटप्रिंट से तात्पर्य किसी संस्था व्यक्ति उत्पाद द्वारा किए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन से है। तीसरा कह रहा है पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता कार्बन स्पेस कहलाती है। 4 कह रहा है कि कार्बन फुटप्रिंट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का ही एक अंश है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि क्या होगा। हरित लेखांकन राष्ट्रीय आय के आकलन की एक ऐसी विधि है जिसमें राष्ट्रीय उत्पादन की अभिवृद्धि में प्रयुक्त हुए प्रकृति प्रदत्त संसाधनों की अपचय लागतों को राष्ट्रीय उत्पाद में से घटाया जाता है और ना कि जोड़ा जाता है। तो इसमें आप देखते हैं कि पहला गलत था और दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है और 4 भी आप देखेंगे बिल्कुल ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट से तात्पर्य किसी संस्था व्यक्ति उत्पाद द्वारा किए जाने वाले कार्बन उत्सर्जन से है। पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता कार्बन स्पेस कहलाती है। कार्बन फुटप्रिंट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का ही एक अंश है। तो 2, 3, 4 सही है लेकिन एक गलत है। और इसमें क्या पूछा है? सही नहीं है, गलत ही पूछा है। तो आप लोग क्या आंसर लगाओगे? केवल एक, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन आप लोग लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आप देखिए 4 कथन दिए गए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन 4 में आप देख रहे हैं कि सही नहीं है कथन पूछ रहा है, गलत कथन पूछ रहा है। तो आप देखेंगे पहला कह रहा है कि निष्पादन उपलब्धि और व्यापार स्कीम को 2009 में राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा मिशन के तहत शुरू किया गया। दूसरा आपसे कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि को नाबार्ड के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया। और आप देख रहे हैं कि तीसरा कह रहा है रियो प्लस 20 का केंद्रीय थीम स्वच्छ ऊर्जा थी। और 4 कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है 4? ये कह रहा है कि हरित अर्थव्यवस्था पहल की स्थापना यूएनडीपी द्वारा 2008 में न्यूयॉर्क में की गई थी। बताइए भैया, सही नहीं है पूछा है। तो आप देखिए निष्पादन उपलब्धि व्यापार स्कीम को 2008 में लागू 2008 में राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा मिशन के तहत शुरू किया गया था। तो आप तो देखते हैं कि पहला गलत हो जाएगा, 2008 में शुरू किया गया था। रियो प्लस 20 का केंद्रीय थीम हरित अर्थव्यवस्था थी, ना कि स्वच्छ ऊर्जा। तो आप देखेंगे तीसरा आपका गलत हो जाएगा। और हरित अर्थव्यवस्था पहल की स्थापना यूनेप द्वारा 2008 में लंदन की गई थी। इसका वित्तीयन यूरोपीय कमीशन जर्मनी व नॉर्वे द्वारा किया जाता है। 4 भी इस तरह से आप देखेंगे गलत है। 4 क्या है? गलत है इसमें। तो आप देखेंगे कि 1 भी गलत है, दूसरा केवल इसमें सही है और 1, 3, 4 बिल्कुल गलत है। यहाँ एक तो आप लोगों को याद रखना है नाबार्ड के बारे में। इसके बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। ये आप देखते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ये पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है, कितने बार पूछा जा चुका है। तो इसके बारे में जरूर, इसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर अगर हम लोग देखें तो मुंबई में देखने को मिलेगा। कहाँ? मुंबई में। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। ये 20 शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, 12 जुलाई 1982। यहां आप देखते हैं कि एक तो यूएनडीपी की भी बात हुई है। तो यूएनडीपी की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक आपकी देखेंगे कि यूएनईपी की भी बात हुई है। इसे आप लोग यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 5 जून 1972 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बताइए, कुछ पता है इसका हेडक्वार्टर? नैरोबी केन्या में देखने को मिलेगा। और यूएन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी स्थापना
और उसका न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इस तरह के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके बारे में जरूर आप लोग एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें 1 3 4 गलत था, वो गलत ही पूछा है, सही नहीं है। तो 1 3 4 गलत, 1 3 4 गलत है, तो बी ऑप्शन आपका लगा दोगे, केवल 1 3 4। तो क्या लगा दिया होगा, बी ऑप्शन आपने बिल्कुल सही लगाया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है, पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि स्वच्छ वायु तथा जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मिशन इनोवेशन की स्थापना की गई। 2016 के मराकेश सम्मेलन में पेरिस संधि का आधिकारिक प्रारूप प्रस्तुत किया गया। तो इसमें आप देखेंगे कि मिशन इनोवेशन का शुभारंभ स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता के उद्देश्य से विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को द्वारा मिलकर किया गया। इसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील भी शामिल हैं। तो आप देखेंगे कि पहला क्या है, गलत है, लेकिन दूसरा तो ठीक था इसमें। तो इसमें आप लोगों ने क्या लगाया होगा, गलत है। तो पहला गलत था ना, तो केवल ए ऑप्शन लगा दोगे, केवल एक ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है। फिर आपको 3 कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। अभी ऊपर आपने देखा है कि गलत पूछ रहा था कि सही नहीं है, अब आप देखते हैं कि इसमें पूछ रहा है कि सही है। तो आप लोग देखा करिएगा, इस लाइन को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा करिएगा, इनमें से सही आपको चुनना है। COP21 वर्ष 2020 से पहले की अवधि हेतु जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्य करने के लिए योजना प्रस्तुत करता है। और दूसरा कह रहा है वर्तमान में हरित जलवायु कोष सबसे बड़ी जलवायु निधि है। और तीसरा कह रहा है कि INDC आप देखें देशों की स्वैच्छिक कटौती पर आधारित है। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड ए कॉन्ट्रीब्यूशन। बताइए भैया क्या करोगे इसमें, सही पूछ रहा है ना। तो जलवायु परिवर्तन पर COP21 दिसंबर 2015 में पेरिस में संपन्न हुआ था। और COP21 विश्व के सभी राष्ट्रों के लिए 2020 के बाद की अवधि हेतु जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्य करने के लिए योजना प्रस्तुत करता है। तो इसलिए आप देखें पहला तो गलत था, लेकिन आप देखते हैं कि वर्तमान में हरित जलवायु कोष सबसे बड़ी जलवायु निधि है। चलिए, तो इसमें आप देखें दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। और इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, सही। तो 2 3 सही है, यानी कि बी ऑप्शन आप लोग लगा देंगे। क्या लगा दोगे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आप देखिए यहां फिर हो गया, सही नहीं है पूछ रहा है, यानी कि गलत है। तो इनमें से आपको गलत ही चुनना है, तो चुनिए। या आप देखेंगे कि GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी अक्टूबर 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। GEF की शुरुआत और क्रियान्वयन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम UNEP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा प्रारंभ सहयोगी के तौर पर किया गया है। दूसरा कह रहा है कि विशिष्ट जलवायु परिवर्तन फंड एक स्वैच्छिक निधि है तथा जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के वित्तीय पोषण में पूरक का कार्य करता है। और तीसरा कह रहा है कि COP20 अधिवेशन पेरू की नाचका में 2016 में संपन्न हुआ था। बताइए, सही नहीं है पूछा ना। तो आप देखेंगे कि COP20 अधिवेशन पेरू की लीमा में 2014 में संपन्न हुआ था। लीमा कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन के साथ विश्व ने एक नए सार्वभौमिक जलवायु समझौते की ओर कदम बढ़ाया था। तो पहला तो ठीक है, दूसरा भी ठीक है, लेकिन तीसरा आप देखेंगे गलत है। इसमें तीसरा क्या है, गलत है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। UNDP, ये आपको बताया ना कि 22 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और विश्व बैंक की अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसके बारे में याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आप लोग बताइए कि इसके द्वारा रिपोर्टें कौन कौन सी जारी की जाती है, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। एक तो आप भारत इसका सदस्य है, देखिए याद रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस रिपोर्ट आती थी ना, वो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती थी, लेकिन अब इसका प्रकाशन बंद हो चुका है। मानव पूंजी सूचकांक, वर्ल्ड डेवलपमेंट
रिपोर्ट, ये दोनों विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, जरूर याद रखिएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, और गलत ही पूछा है तो केवल आप लोगों ने बी लगा दिया होगा, केवल 3 ऑप्शन बिल्कुल है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा इसमें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं, और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सही कथन आपको चुनना है। क्या करना है, सही कथन चुनना है। पहला कह रहे हैं कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा को 1991 में वर्ल्ड बैंक के एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया, और दूसरा आपसे कह रहा है कि जीईएफ औपचारिक रूप से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है, और तीसरा कह रहा है कि जीईएफ जैव विविधता सम्मेलन UNFCCC POPS UNCCD तथा मीना माटा कन्वेंशन ऑन मरकरी को वित्तीय तंत्र प्रदान करता है। तो इसमें आप देखिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा को 1991 में वर्ल्ड बैंक द्वारा $1 अरब के एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण में सहायता और पर्यावरणीय संपोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। और जीईएफ औपचारिक रूप से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से नहीं जुड़ा हुआ है, परंतु यह उन देशों और जिनकी अर्थव्यवस्था संक्रमण में है कि प्रोटोकॉल लक्ष्य के क्रियान्वयन को समर्थन प्रदान करता है। तो इसमें आप देखेंगे पहला भी ठीक है, क्या इसमें आप देखिए पहला भी ठीक है, दूसरा गलत है, और तीसरा आप देखते हैं कि ठीक है इसमें, यानी कि आप लोगों ने 1 3 सही है, और सही पूछा है आपसे, तो सी ऑप्शन होगा ना, 1 और 3 केवल सही है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भैया विचार ही करोगे और क्या करोगे, और यहाँ 2 कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इनमें से सही कथन चुनना है। REDD प्लस सिर्फ विकासशील देशों द्वारा उनके वन संसाधनों के बेहतर प्रबंधन बचाव करने हेतु प्रोत्साहन राशि देने तक सीमित है। भारत ने 2011 में INCCA इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट का प्रकाशन किया था। भैया बताइए सही। REDD प्लस न सिर्फ निवर्णीकरण एवं वन निम्नीकरण के मामलों को देखता है, बल्कि वनों के संरक्षण, संपोषणीय प्रबंधन, वन कार्बन भंडारण के सकारात्मक तत्वों हेतु भी प्रोत्साहन राशि है। और REDD सिर्फ विकासशील देशों द्वारा उनके वन संसाधनों के बेहतर प्रबंधन बचाव हेतु प्रोत्साहन राशि देने तक सीमित है। तो आप देखें पहला तो इसमें गलत था, दूसरा ही ठीक था। क्या दूसरा ही ठीक था, यानी कि सही ही पूछा है, तो केवल 2 आप लोग लगा देंगे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, इसमें बी ऑप्शन कैसा रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। आप देखिए REDD प्लस देख रहे हैं, REDD प्लस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना आप देख रहे हैं 2008 में हुई थी। डिग्रेडेशन डेवलपिंग कंट्रीज। तो आप देखेंगे कि REDD प्लस UNFCCC के अंतर्गत परिभाषित एक तंत्र है जो विकासशील देशों को निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण में कमी द्वारा उनके उत्सर्जन कटौती के लिए पुरस्कृत करता है। REDD प्लस पहलों में शामिल वन कार्बन भागीदारी सुविधा तथा वन निवेश कार्यक्रम की मेजबानी UNDP द्वारा की जाती है। इन दोनों में से आपको सही चुनना है। उपयुक्त कथनों में से सही कथन दोनों में से कौन सा है, ये आपको देखना है। REDD प्लस पहलों में शामिल वन कार्बन भागीदारी सुविधा तथा वन निवेश कार्यक्रम की मेजबानी वर्ल्ड बैंक द्वारा की जा रही, ना कि UNDP द्वारा। तो आप देखते हैं कि पहला तो ठीक होगा इसमें, लेकिन दूसरा आप देखते हैं कि गलत है, क्योंकि विश्व बैंक के द्वारा की जा रही, ना कि UNDP के द्वारा। तो इसमें आप लोगों को केवल ए ऑप्शन ठीक था। क्या लगाया था आपने, ए ऑप्शन आप लोगों ने लगाया होगा, तो सही था। दूसरा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। 2 और आप देखेंगे कि 3 कथन दिए गए हैं, और इनमें से आपको सही कथन चुनना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तीनों में से सही कथन चुनिए। दोहा सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन द्वारा नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को हरित गृह गैस के रूप में क्योटो प्रोटोकॉल की एनेक्स ए गैसों में शामिल किया गया है।
दूसरा कह रहा है कि UNREDD कार्यक्रम सीधे तौर पर RED++ तंत्र से जुड़ा हुआ है। तीसरा आपसे कह रहा है कि REDD+ कार्यक्रम के अंतर्गत वनों में संचित कार्बन का मौद्रिक मूल्य आंका जाता है और उतने मूल्य की कल्याणकारी योजनाओं या प्रत्यक्ष लाभ देने का प्रावधान किया जाता है। UNREDD कार्यक्रम सीधे तौर पर आप देखिए REDD+ तंत्र से जुड़ा हुआ है। यह UNDP, UNEP और FAO यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस का एक सहयोगात्मक कार्यक्रम है जो विकासशील देशों को REDD+ के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यहाँ आप देखिए FAO की बात हुई है ना, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी संगठनों के बारे में हम लोग पीछे भी बात कर चुके हैं ना, तो इसके बारे में जरूरी है। तो इसमें सही पूछ रहा है ना आपसे, तो सही क्या लगाओगे आप? तो इसमें आप देखते हैं कि एक तो आपका पहला ठीक है, दूसरा गलत है, इसमें दूसरा गलत है और तीसरा ठीक है। इसमें तीसरा कैसा है? ठीक है। तो 1 3 ठीक है ना, तो 1 3 किस में? बी ऑप्शन होगा। केवल 1 और 3 सही है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आप क्या करिए? विचार कीजिए। और आप देखिए 2 कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहा है? सही है। 2000 पहला कह रहा है 2013 ग्रीन क्लाइमेट फंड का मुख्यालय सोंगडो को बनाया गया। बी कह रहा है आपसे कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की वास्तविक स्थापना दोहा सम्मेलन 2012 द्वारा की गई। 2012 द्वारा की गई। तो कानकुन के अंतर्गत प्रावधानित GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड की वास्तविक स्थापना डरबन सम्मेलन 2011 द्वारा की गई थी, ना कि दोहा सम्मेलन के द्वारा। इसी दौरान ग्रीन क्लाइमेट फंड निर्माण कार्य में प्रगति हेतु एक प्रबंधन ढांचे को अपनाया गया था। और ग्रीन क्लाइमेट फंड संस्था का मुख्यालय 2013 में दक्षिण कोरिया की इंचियान शहर के सोंगडो जिले में बनाया गया था। तो आप देखेंगे कि इसमें पहला तो क्या बता रहा है? ठीक बता रहा है, पहला तो ठीक है, लेकिन आप देखते हैं कि दूसरा बिल्कुल गलत है ना, दूसरा गलत है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या लगाया होगा आपने? केवल एक ऑप्शन सही है ना, कथन सही है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये आपसे क्या कह रहे हैं? कानकुन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानकुन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। क्या करना है? विचार करना है। इसमें आपके सामने कितने ऑप्शन दिए गए? कथन 3 कथन दिए गए, और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इन तीनों में से आपको सही कथन चुनना है। पहला कह रहा है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना कानकुन समझौते के तहत वित्तीय तंत्र की परिचालन संस्था के रूप में की गई। दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है? दूसरा कह रहा है जलवायु तकनीकी केंद्र एवं नेटवर्क कानकुन में आयोजित COP 16 द्वारा स्थापित UNFCCC तकनीकी तंत्र का एक परिचालन तंत्र है। और तीसरा कह रहा है कि CTCN की मेजबानी UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और UNIDO UN इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जाती है। तो इसमें आप लोग बताइए भैया, जलवायु तकनीकी केंद्र एवं नेटवर्क कानकुन में आयोजित COP 16 अधिवेशन द्वारा स्थापित किया गया UNFCCC तकनीकी तंत्र का एक परिचालन तंत्र है जिसकी मेजबानी UNDP के द्वारा नहीं बल्कि UNEP और UNIDO द्वारा की जाती है। इसमें आप देखेंगे पहला और दूसरा तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन तीसरा आप देखेंगे गलत था। पहला ठीक था, दूसरा भी ठीक था। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 17 नवंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। वेना ऑस्ट्रिया में इसकी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, मुख्यालय। इन संस्थाओं के बारे में जरूर याद रखिएगा, और मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके कम से कम 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखा करिएगा, क्योंकि इस तरह के संगठनों से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई साल ऐसा नहीं जाता है जब क्वेश्चंस ना पूछा जाता हो। पहला दूसरा ठीक है इसमें, और सही पूछा है तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। तीसरा आप देखते हैं बिल्कुल गलत था, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के मॉक टेस्ट की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बस अपनी पढ़ाई पर जरूर ध्यान दीजिएगा।
और आपके कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो ज़रूर आप लोग नीचे बता सकते हैं। ठीक है।